नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम आप लोगों को स्वागत करता हूं मेरी नई वीडियो में। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं प्लीज कृपया करके सब्सक्राइब बटन दबाइए, आई बटन भी दबाइए, जिसके कारण आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मेरे वीडियो का आपको लाभ मिलता रहेगा। पिछली बार हमने पोल्ट्री कैसे बनाना चाहिए, कैसी जगह में बनाना चाहिए, वो चीज़ मैंने आपको बताया। अभी मैं बताने जा रहा हूँ आज के चैप्टर में कि पोल्ट्री फार्म बनाने के टाइम में क्या क्या ध्यान देना चाहिए, कैसा सेट होना चाहिए, कितना लंबाई, कितना चौड़ाई, किस दिशा में होना चाहिए, उसका फायदा बेनिफायदा। अगर इस वीडियो लंबा नहीं होगा तो मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि पोल्ट्री फार्मिंग किस किस तरीका होता है, जैसे केज सिस्टम कितने तरीके होते हैं, डिब्रेटर हो गया, स्लैट सिस्टम हो गया, तो बहुत सारे वो रहते हैं। उनमें अगर टाइम मिलेगा तो बताऊंगा, नहीं तो अगले वीडियो में उसके बारे में जानकारी जरूर दूंगा आपको। चलिए चालू करते हैं आज के वीडियो। आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि पोल्ट्री फार्म बनाने से पहले क्या क्या ध्यान देना चाहिए, पोल्ट्री फार्म डिजाइन कैसा बनाना चाहिए, फार्म का मतलब ऊंचाई चौड़ाई लंबाई किस तरह से बनाना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि क्या क्या ध्यान देना चाहिए, कैसी कैसी जगह में होना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें है, पानी कैसा होना चाहिए, पानी टेस्टिंग होना चाहिए, जगह कितना किलोमीटर दूर होना चाहिए और क्या क्या फायदा है उसका, क्या क्या बेफायदा है ज़्यादा दूर करने में। तो उस चीज़ को आपको हर चीज़ का बताया गया। हर वीडियो में नई चीज़ बताएंगे, इसलिए आप लोग मेरा वीडियो बिना स्किप करके देखते रहिए, तभी आपको हर चीज़ समझ में आएगा, अच्छे से आप फार्मिंग चला पाएंगे। मैं आगे जाके आप लोगों को और वीडियो में पोल्ट्री फार्म रिलेटेड साथ साथ कुछ फार्म विजिट का भी दिखाऊंगा और साथ साथ कुछ एग्रीकल्चर का भी दिखाऊंगा, कुछ और भी मतलब एग्रीकल्चर में जितने भी आते हैं उस सब का रहेगा। और मेरे चैनल का नाम आप भी रहेगा एग्रीकल्चर ज्ञान, जिसमें आपको एग्रीकल्चर का सब चीज का ज्ञान बताऊंगा। इसलिए कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिना स्किप करके वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले साइड का डायरेक्शन देखते हैं। जैसे ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हो गया हमारे चार डायरेक्शन हमेशा फॉर्म के। तो चारों डायरेक्शन में हमेशा हमारा फॉर्म ईस्ट वेस्ट का होना चाहिए, क्योंकि साउथ और नॉर्थ करते हैं जो धूप ये रहती है, जैसे सन ईस्ट से होती है वेस्ट में जाके डूबती है, सबको पता है कि यहाँ जाके सन खत्म होता है, मतलब डूब जाता है। इसी तरह अगर हम साउथ और हम लोग जैसे साउथ और उसका बनाते हैं, सपोज ये साउथ हो गया आपका, ये नॉर्थ हो गया सपोज, तो सूरज इधर से ईस्ट से आया, डायरेक्ट सनलाइट आया। सनलाइट कभी भी फार्म के अंदर डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका भी थोड़ा भी ईस्ट, जैसे ऐसा भी फार्म होगा, अगर कहीं आप लोगों का चल रहा होगा तो आप लोग नोट करेंगे गर्मी सीजन में हमेशा इस साइड की मुर्गी कभी भी यहाँ पे नहीं बैठती, ये इधर चली जाती, जिसके कारण आपको फ्लोर स्पेस कम हो जाता है, जिसके कारण इस एरिया में दिन भर आपके बर्ड नहीं रहता। पानी का पाइपलाइन हो, पानी का सिस्टम होगा तो गर्म होता है, फीडिंग करने नहीं आते, यहाँ पे बैठते नहीं। सनलाइट कभी भी फार्म में डायरेक्ट नहीं आना चाहिए। वेंटिलेशन प्लस सनलाइट दोनों में बहुत ज्यादा दिक्कत करती है गलत दिशा में फॉर्म बनाने के लिए। इसलिए हमेशा फॉर्म बनाते समय ईस्ट से वेस्ट होना चाहिए, कभी भी ध्यान देना, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ साउथ कभी भी पोल का कभी भी फॉर्म मत बनाना। आपको एफसीआर में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, वेंटिलेशन का बहुत दिक्कत आएगी, आपको सनलाइट ज्यादा करंट फ्लोरेंस स्पेस का भी ज्यादा आएगा, क्योंकि आपका इधर वेस्ट, जैसे आपका सपोज ये हो गया नॉर्थ साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट हो गया, सपोज इधर से धूप आएगा तो ये लगभग आपका 25% या 20% एरिया आपका सनलाइट आएगा, जिसके कारण सन रोशनी के कारण आपका यहाँ पे दिक्कत आती है। बर्ड यहाँ पे दिन भर नहीं बैठ सकता, ना कंजप्शन कर सकता, ना वाटर पिएगा, तो उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आता है। और वेंटिलेशन का भी आपको पता ही है, हमारी उसमें वेंटिलेशन में इसमें ईस्ट टू वेस्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है हवा के, तो इसलिए हमेशा ईस्ट टू वेस्ट बनाना है, ईस्ट वेस्ट बनाना है, जिसके कारण वेंटिलेशन का भी अच्छा रहे, सनलाइट भी ऐसे जाए। थोड़ा बहुत चलता है, मगर याद रखना ज्यादा अगर टेढ़ा भी फॉर्म होता है तो अभी आपका वेंटिलेशन में सनलाइट का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। डीप फॉर्म बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते समय क्या करना चाहिए। अब हमने बना दिया ये सेट, ठीक, मेरी डायग्राम अच्छी नहीं है, ड्राइंग मुझे आती नहीं है, तो इसलिए थोड़ा वो करना, जैसे फॉर्म बनाया डिजाइन। अब इसके डीप अंदर जो हमारे मदर सॉइल बोलते हैं, जिसमें नेचुरल ग्राउंड लेवल होता है, आपके सिविल में मदर सॉइल बोलते हैं नेचुरल ग्राउंड लेवल। नेचुरल ग्राउंड लेवल वो होता है जो हमारे नॉर्मल मिट्टी रहती है, जैसे ऊपर से मिट्टी डाली हुई नेचुरल नहीं होती, मदर सॉइल नहीं होती। मदर सॉइल वो होता है जो नेचुरल पहले से आपका सेट मिट्टी है, फ्लोर लेवल है जो जमीन की, उसको नेचुरल में मदर सॉइल बोलते हैं, सिविल के भाषा में, ठीक है। हमारे नॉर्मल भी अभी अलग अलग जगह अलग बोलते हैं। अगर आपको मदर सॉइल, मदर का जो नेचुरल ग्राउंड लेवल जो अगर मजबूती है
तो मिनिमम 3 से 5 फीट अंदर तक हमारे कंक्रीट होना चाहिए, जिसका हम कॉलम उठाते हैं, जिसको कॉलम बोलते हैं, जिसके कारण वो मजबूती रहेगी और बहुत लंबे समय तक चलती है कंस्ट्रक्शन। अगर आप मदर सॉइल मजबूती नहीं है, लूज मिट्टी है या दलदल टाइप में है, थोड़ा सा सॉफ्ट है, अगर आपने 2 फीट में 2.5 फीट में अगर सब वो करेंगे, कॉलम उठाएंगे, वो कभी भी आपको धस सकते हैं, जिसके कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो कंस्ट्रक्शन में पैसा लगता है वो पैसा वैसे जाने के चांसेस रहता है। इसलिए कभी भी आप फाउंडेशन बनाते हैं नीचे तो 3 से 5 फीट के नीचे जाना जरूरी है। डिपेंड करता है आपके मदर सॉइल में। अगर मैं कहीं अभी हम लोग बोला जाए तो छत्तीसगढ़ में कई जगह पे ऐसा है मदर सॉइल, अभी जंगली एरिया में आप देखोगे तो मोरम वाला होता है, जिसमें थोड़ा हार्ड रहता है, पत्थर टाइप में रहता है, तो उसमें आप 2.5 फीट 3 फीट भी जाओगे तो चलेगा, क्योंकि वहां पे वो हार्ड रहता है। कई जगह में दलदल टाइप में कच्चा मिट्टी हल्का लूज सॉइल होता है मदर सॉइल, उसमें आपको दिक्कत आती है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। फाउंडेशन हो गया, ठीक है, फाउंडेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, फ्लोर अंदर का पहले और भी बताऊंगा, आगे पीछे करके बताऊंगा, रेगुलर बताने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो हर चीज समझ में आ जाएगा। फ्लोर अक्सर लोग बोलते हैं कि अपनी कॉस्टिंग बचाने के लिए एक्चुअली बॉयलर फार्म में, कमर्शियल बॉयलर फार्म में हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी का लगाते, मिट्टी का फ्लोर बना देते हैं, लिपाई कर देते हैं। कई जगह पे गांव पे अगर देखा जाए तो गोबर लगा देते हैं या वो कर देते हैं। ये कॉस्टिंग बचाने के लिए ठीक है, मगर जो फ्यूचर में अगर कभी दिक्कत, भगवान न करे ऐसा है कि कोई डिजीज अगर आ जाए, कुछ वायरस, जिसके बारे में आगे बताऊंगा कितने कितने दिन तक रुक सकती है, अगर इसमें डिजीज रह जाए मिट्टी में, आप अगर कई बार पुताई करते समय कुछ जगह में छूट गया, कहीं क्लीनिंग नहीं हुई, तो ये आउटब्रेक करता ही करता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो मिट्टी का नहीं, कितना खर्चा लगता है। आप 2 इंची का 2.5 इंची का फ्लोर नीचे मोरम वगैरह डाल के 2 इंची का भी आप लोग चाहोगे तो कंक्रीट कर सकते हैं, जिसमें से लगाने थोड़ा बहुत आएगा, मगर वो बहुत बेनिफिट रहेगा आपको। नहीं तो बार बार आप क्या करोगे, 2-3 चीज का घाटा क्या होता है, नुकसान। जैसे आप खाद निकालते समय मिट्टी के साथ निकल जाता है, कई बार कस्सी से चला देते हैं, थोड़ा से निकाल देते हैं, तो मिट्टी भी लेयर करती रहती है, थोड़ा थोड़ा 2-2 इंच हर फ्लोर में जाते जाते हो सकता है कुछ साल बाद आपका बहुत ज्यादा गहरे हो जाए, जिसके कारण आपको फिर मिट्टी भरना पड़ेगा या आपको फार्म नीचे दिखेगा, जिसके कारण फिर वेंटिलेशन की दिक्कत आती है। इसलिए बाद में भी बताऊंगा साइड वॉल कितना होना चाहिए, पहले फ्लोरिंग का बोलते, तो आपको दिक्कत आ सकती है। कंक्रीट करने के बाद एक बार इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम वो अच्छा रहेगा आपको, जब तक वो फार्म ठीक है, आपका फार्म चल रहा है, जब तक आपका कंक्रीट अच्छा सब किया है ना, तो फ्लोर लेवल में कंक्रीट करना बहुत अच्छा जरूरी है, बहुत अच्छा। नहीं तो अभी आप देखोगे कई जगह में पत्थर मिलता है जो सस्ता, जंगल क्या बोलते हैं उसमें, पत्थर खानी से आप पत्थर निकालते हैं, छत्तीसगढ़ में बताया जाता है राजीव पत्थर बोल के फेमस है, थोड़ा कॉस्ट भी शायद मेरे हिसाब से कम है, वो पत्थर भी लगा सकते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा कंक्रीट सीमेंट वगैरह रेत डाल के वो फिल करके बना सकते हैं, जिसमें आपको कॉस्टिंग मेरे हिसाब से ज्यादा भी नहीं पड़ेगा और फायदा भी है। फ्लोर हमेशा कंक्रीट होना चाहिए। तो आपको क्या होगा फ्लोर कंक्रीट करने से, डिजीज का आउटब्रेक, जो डिजीज आउटब्रेक एक बार हो गया वो दोबारा नहीं होगा, क्योंकि क्लीनिंग अच्छे से होगा, सफाई अच्छे से होगा। सफाई होगा तो आपका वायरस वगैरह जाएगा। इसमें आपका चूना मारते समय चूना अच्छे से हर जगह जाएगा। अगर कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा वगैरह भी यूज करोगे क्लीनिंग में, उसमें अभी बताऊंगा क्लीनिंग में अगले आगे चैप्टर में, तो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का भी यूज करोगे तो हर जगह अच्छे से सफाई कर पाओगे, क्लीनिंग अच्छा रहेगा, साफ सफाई रहेगा, गंदगी नहीं रहेगी। मिट्टी में पानी सोख लेता है खाद का, मगर वो जो अमीनो गैस उत्पादन करता है वो बहुत ज्यादा रहता है। इसमें आप चूना वूना बहुत ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डाल के सुखा सकते हैं, तो और बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। पहला फ्लग में हो सकता है आपको मिट्टी के उसमें पहले फ्लग में निकलेगा, क्यों नया फॉर्म में और डिजीज नहीं है, लोड नहीं है। एक बार डिजीज आने के बाद 2-4 फ्लग पालने के बाद फॉर्म में डिजीज लोड ऑटोमेटिक बढ़ता है, लोड रहता है। आप बोलोगे नहीं आया, मगर होता ही है डिजी लोड, कभी कोलेरा, कभी सीआरडी जैसी बीमारी रहती है, या वायरल जैसी बीमारी, बहुत सारी बीमारी, उसका डिजीज लोड रहता ही है फॉर्म में। फर्स्ट फ्लग में बेटर रहता है, दूसरे तीसरे में आप नोट करोगे कोई फार्मर अगर आप कमर्शियल बॉयलर चला रहे हो बॉयलर फॉर्म, तो 2-4 फ्लग के बाद आपको दिक्कत आती है। इसलिए आती है कई लोगों का क्योंकि उनका जो मिट्टी का बना हुआ है, बैक्टीरियल लोड है, क्लीनिंग वगैरह अच्छे से भी नहीं हुआ है, और आपका मिट्टी का भी ये जो बैक्टीरियल वगैरह वहीं पे आपको ग्रोथ करे जा रहा है, वो खत्म नहीं हो पा रहा है। वो अगले सेक्शन में जब हम क्लीनिंग के सेक्शन आएंगे उसमें बताऊंगा कैसे क्लीन करना है, मगर कंक्रीट करना जरूरी है प्रॉफिट के लिए। एक बार इन्वेस्टमेंट है उसके बाद अच्छा प्रॉफिट है। साइड वॉल जो है
1 से 2.5 फीट से ज्यादा साइड वॉल नहीं होना चाहिए। क्या साइड वॉल? साइड वॉल मतलब जैसे आप लंबा फॉर्म बनाए एक तरफा ऐसे कोन बनाए, तो साइड में जो जाली लगाने के लिए उठाते हैं, मैं नॉर्मल कमर्शियल बॉयलर वगैरह के लिए एक्चुअली बोल रहा हूँ, लेयर का डिब्रीटर वगैरह में भी ऐसे यूज कर सकते हैं। 1 से 2.5 फीट नॉर्मली इसलिए बोला हूँ कि एक तो आपका ग्राउंड लेवल, नेचुरल मदर्स वाली ग्राउंड लेवल नीचे है, आपके फार्म से 2 फीट नीचे है। आपने अगर 2 फीट फिलिंग करके आपका फार्म ऊंचा है तो साइड का एक फीट भी बनाओगे बहुत है। अगर 2-2.5 फीट से अगर ज्यादा करोगे तो जो बर्ड को हवा नहीं है, 1 फीट इसलिए कि डायरेक्ट हवा ना लगे, फर्स्ट बात। दूसरी बात, कुछ चीजें डायरेक्ट ना आ पाए जानवर, जैसे छोटी छोटी जानवर है जो जाली से घुस जाती है। दूसरा क्या है, इससे ज्यादा ना होना इसलिए कि वेंटिलेशन में ज्यादा दिक्कत आती है आपको, बहुत ज्यादा वेंटिलेशन में दिक्कत आती है। जो ईयर्स आती है डायरेक्ट मुर्गी कई बार जरूरत होती है, वो चीज में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए 1 से 2.5 फीट साइड वॉल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। कई लोग कर देते हैं, गहरा कर देते हैं अंदर का 2.5 फीट, 3 फीट, 4 फीट। 2.5 फीट मतलब मैक्सिमम, नहीं तो 1 रद्दा 2 रद्दा, 6 दूना 8, 6 दूना 12 इंच, मतलब 12 इंच हो गया आपका, 2-3 इंच का मसला हो गया, तो 15 1 फीट 2 इंच 3 फीट, 1 फीट 2-2.5 इंच लेयर में 1.5 फीट के आसपास भी कर सकते हैं, वो बेहतरीन रहेगा। आपको उससे ज्यादा मतलब मत करिए। और इसलिए भी करते हैं साइड में 150 दो। अब जाली लगाओगे तो अटकाने के लिए भी चाहिए, हुक वगैरह लगाने के लिए, तो उसके लिए भी जरूरत है। अब विड्थ का देखते हैं। विड्थ मतलब क्या है? चौड़ाई। फॉर्म की चौड़ाई कितना कर सकते हैं? कई लोग करते हैं 30 फीट, 30 फीट होता है कमर्शियल वाले में, ज्यादा स्क्वायर फीट निकालने के लिए लोग ज्यादा बर्ड्स आ जाए बोल के इसको करते हैं, मगर उसमें वेंटिलेशन में बहुत दिक्कत आती है। 30 फीट, 40 फीट अगर नॉन एसी है, आपका नॉर्मल है फार्म, बॉयलर फार्म, लेयर फार्म नॉर्मल है, तो मेरी राय है, मैंने अभी तक जो कैलकुलेट किया है, हाईएस्ट 30 फीट देना चाहिए। हाईएस्ट कोशिश ना करें देने की, 20 इज बेस्ट। नॉन एसी, एसी है तो डिपेंड करता है कि आप कैसा एसी बना रहे हो। मैंने तो एसी तो आपका बताऊंगा तो 100 फीट विड्थ, 750 लेंथ का भी बनाया हूं। ये भी फार्म है इंडिया में, 150 फीट चौड़ाई, 100 फीट चौड़ाई, 700 फीट लंबाई, ऐसे 150 फीट, ऐसे 700 फीट। ये फार्म भी है इंडिया में, ब्रीडर फार्म वगैरह, ये इसी है टोटल। इसी फार्म में आप डिपेंड बोलते हैं 40-45 होना चाहिए। इसी फार्म में डिजाइन होता है कि आपको कैसे बनाना है। आप 150 से 250 बना सकते हो। उसमें क्या होगा कि आपको 750 में बीच में थोड़ा सा अगर आपको एक बनाना पड़ेगा 10-20 फीट का लगभग स्टोर, इधर कुछ फार्म इधर फार्म, एक तरफा पूरा कूलिंग, एक तरफा पंखा, एक तरफा कूलिंग। ईस्ट वेस्ट में नहीं रहेगा वो पंखा कूलिंग, ऑपोजिट डायरेक्शन में बना सकते हो, वो दिक्कत नहीं है। वो चेंज उसका अलग रूल्स रहता है। वो बीसी हाउस बनाना है तो कमेंट करिए, मेरे अगर मेल करिए, मैं आपको डिटेल बता दूंगा कैसा रहता है। ठीक है, तो मैक्सिमम 30 से ऊपर मत जाना नॉन एसी में, बेस्ट है 28 बनाइए। विथ चौड़ाई इससे ज्यादा मत बनाइएगा, अच्छा रिजल्ट नहीं आता। 30 में थोड़ा चल जाएगा, मगर कोशिश करना कि अगर आपका फार्म बॉयलर है तो 28 बेस्ट है। ठीक है, आप जितना ये बनाए चौड़ाई नहीं करें, क्योंकि वेंटिलेशन जो हवा जाना है, कई बार हवा स्लो चलता है, वो करता है, तो उसके लिए दिक्कत करता है। इसके लिए आपको 28 से 30 ही करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। पूछते हाइट कितना होना चाहिए। अब हमने फॉर्म बना दिया, ये ड्राइंग नहीं आता फिर वो बना लेते हैं। ठीक है, फॉर्म नहीं है, एक घर है। ठीक, अब हमने ये फॉर्म हो गया। अब इसका हाइट कितना होना चाहिए, साइड का, सेंटर का हाइट कितना, ये सेंटर हो गया, ये साइड हाइट, ये कितना होना चाहिए। अक्सर कई लोग पूछते हैं कि कितना होना चाहिए, हम कैसे बनाए, कितना हाइट बनाए, क्योंकि सबको एक चीज के फॉर्म बना तो रहा हूँ, बजट भी देखना है, इसको जो आपका कॉस्ट पड़ेगा उसको कॉस्ट कटिंग भी करना है। कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते। तो साइड हाइट जो बोलते हैं, साइड की दीवारें जाली लगाते हो आप, 1.5-2 फीट तो वाल लग गया आपका। इससे ऊपर यहाँ से फ्लोर से देखा जाए 8 से 10 फीट से ज्यादा नहीं बनाना चाहिए बॉयलर के लिए। हाँ, जितना अच्छा हाइट बनाया अच्छा, मगर कॉस्ट भी देखना है, हर चीज भी देखना है।
हाइट बनाने का फायदा है कि गर्मी ऊपर चली जाती है, हमेशा नीचे नहीं रहती है, गैस वगैरह ऊपर जाती है, ऊपर से बाहर निकल जाती है। तो ये चीज 8 से 10 होना चाहिए। ठीक है, आप ये जो सीट है ऐसे लगा रहे हैं, इसके लिए स्लोप तो चाहिए। तो सेंटर जो हाइट है ये 8 फीट है। अगर देखा जाए तो आपको तो ये मतलब 30 फीट का चौड़ाई है, तो आपको मिनिमम 5 फीट का स्लोप चाहिए, 4 से 5 फीट का या 6 फीट का। 5-6 फीट का स्लोप यहाँ से यहाँ इसलिए चाहिए होता, यह 8 फीट हो गया तो बीच में 8, 5, 13 या 14-15 फीट, 16 फीट मतलब 14 फीट। 5-6 फीट इसलिए चाहिए क्योंकि उस स्लोप में ढलान में पानी बह जाए, तो इसलिए स्लोप बनाने के लिए ही सेंटर में हाइट 6 फीट प्लस दिया जाता है साइड वॉल से। आपको 30 फीट चौड़ाई विड्थ के हिसाब से भी रहता है, चौड़ाई के हिसाब से कितना चौड़ाई आपको स्लोप कितना देना है। मेरे हिसाब से 3 फीट में 1 फीट समथिंग 1 फीट का चौड़ा स्लोप देते हैं, तो या 3 या 4 नहीं सॉरी 5 फीट में 4 या 5 फीट में एक स्लोप देते हैं, सिविल वाला का रहता है मेरे को जहां तक नॉलेज है। तो आपको साइड वॉल 8 फीट है तो सेंटर 15 फीट बनाना चाहिए, तो मतलब हो गया 7 फीट का, 14 से 15 फीट, जितना ढलान उतना ही अच्छा। और दूसरी बात, अभी अब लोग नहीं बनाने लगे, पहले फॉर्म में कुछ आप पुराने फॉर्म जाएंगे तो होता था, जैसे मैं अभी ये बना रहा हूँ, बनाना नहीं आता, जैसे ये छत हो गया ना, तो पहले क्या करते थे, यहाँ एक और छत क्या बोलते हैं इसको, छत टाइप में बनाते थे ऐसा करके, ये यहाँ से ऐसे होता था। ठीक, इसमें क्या होता है, ये जो है थोड़ा बाहर रहता है ना, ये बीच में वेंटिलेशन की जगह बनाया जाता है, ऐसे ऐसे जाली लगाते थे या पर्दा लगाते थे। इसमें आपको फायदा क्या होता है कि जो यहाँ फॉर्म में गैस बन रहा है, अमीनो गैस अथवा कोई भी और ब्रूडिंग के टाइम में नाइट्रोजन वगैरह बहुत ज्यादा गैस, कुछ गैस ब्रूडर वगैरह चलाते हैं, उसके लिए दिक्कत आती है, मैंने गैस वगैरह आती है, तो इसके लिए क्या होता है कि बेस्ट यहाँ से ऐसे चला जाता था वेंटिलेशन बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता था पहले। अभी लोग इसको थोड़ा सा कॉस्टिंग बढ़ जाता है क्योंकि एक और यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाना पड़ता है जो लोहे का लगता है, तो इस चक्कर में बनाते नहीं। अगर ये बनाएंगे तो बेस्ट है हवा के लिए। ठीक है, इसमें आप लोग 6 इंच से 1 फीट के बीच में इतना हाइट सीट के ऊपर से ऐसे स्लोप देके बना सकते हैं, जिसमें वेंटिलेशन का बहुत अच्छा रहता है। आपको मैंने साइड वॉल बता दिया, हाइट, सेंटर हाइट, साइड हाइट, विड्थ बता दिया। अब लेंथ कितना होना चाहिए, चौड़ाई आप नॉन एसी का बात करते हैं, एसी का अगर होगा तो आप लोग बोलिए, मैं बनाऊंगा उसको वीडियो का। एसी का थोड़ा सस्ता वाला एसी का भी बताऊंगा, कैसे जुगाड़ करके बना सकते हैं आप लोग, खुद आप मेंटेन कर सकते हैं एसी को, ब्रांड नहीं चाहिए, एसी आपको जुगाड़ करना है, उसके बारे में बताऊंगा। आप कमेंट करिए, वीडियो देखिए, ठीक है, मेरे को मेल करिए, सर मेरे को ऐसा है ऐसा चाहिए, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो आप लोगों को मैं बताऊंगा, सलाह दूंगा कि एसी आप बॉयलर वगैरह करना चाहते हो तो कम पैसे में कैसे बनाए। और आप लेंथ बोल रहे हो, लंबाई कितना होना चाहिए, जो फॉर्म का लंबाई है वो कितना होना चाहिए, ये लेंथ 150 फीट, एक फॉर्म का लेंथ 28 बाई 150 होना चाहिए, या 30 बाई 150, 160 के आसपास या 150, इससे नहीं होना चाहिए बॉयलर के लिए। अगर इसी कर रहे हो तो उसके लिए और कुछ भी कर सकते हो, कुछ चीजें मॉडिफाई करनी पड़ती है आपके वेंटिलेशन के लिए। बर्ड्स के कैपेसिटी के हिसाब से, बर्ड का बॉडी वेट के हिसाब से वेंटिलेशन की तैयारी करनी पड़ती है, उसके हिसाब से चौड़ाई लंबाई का, कितना पंखा लगता है, कितने इंच का पंखा लगेगा, कूलिंग कितना एरिया में देना है, उस डिपेंड करता है इसी के अलावा। ये ऐसा नहीं कि इसी के लिए आप 45 बाई 400 या 500 में बना सकते हो, मैं 150 बाई 700 में भी बनाया हूँ, 100 बाई 700 में भी बनाया है फॉर्म, वो दिक्कत नहीं है बनाने के लिए, वो चल भी रहा है, अच्छा चलता है तो अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ये ऊपर का सीट कैसे लगाए है, इस सीट को क्या करें। सीट को अगर मिलता है आपको बेस्ट सीमेंटेड वाले सीट मिलते हैं जो सीमेंट से बने होते हैं, उसको अल्वेस्टर बोलते हैं जिसको, अगर मिलता है बेस्ट है, थोड़ा सा सस्ता है मगर टूटने का रिपेयर का ज्यादा खर्चा है, तो वो बेस्ट है, उसमें आपको 2 से 3 डिग्री कम पड़ेगा। उसके नीचे आपको एक, अगर गर्मी में है आपके एरिया में कम करना है तो 2 से 3 डिग्री कम करने के लिए एक इंसुलेटर बोल के आता है आपका, उसके साथ एक्सएलपी बोलते हैं, जिसमें मतलब थर्मोकोल टाइप में हल्का सा रहता है, तो उसको भी यूज कर सकते हैं नीचे सीट के नीचे, जिससे आपको 2 से 3 डिग्री कम रहेगा फॉर्म का टेम्परेचर,
तुलना में दूसरे। अब कई लोग क्या सीट लगाते हैं स्टील का, तो जो भी है उसका सीट लगाते हैं जीआई का जो भी, तो उसमें गर्मी ज्यादा होता है, उससे कम रहती है सीमेंटेड शीट में। प्लस इसके साथ अगर 1-2 डिग्री ये प्लस कम हुआ, प्लस 2 डिग्री या 3 डिग्री और कम करना तो एक्सएलपी बोल के आती है, ठीक है, एक्सएलपी बोल के आती है, इंसुलेट बोलते हैं कई लोग, तो वो आती है जिसको सीट के नीचे लगाया जाता है, जिसमें 2-3 डिग्री और कम रहता है। वो बेहतरीन है, 2-3 डिग्री कम करना मतलब बहुत अच्छा है, तो वो भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा कष्ट है मगर लाइफ टाइम आपका रिजल्ट देखा जाए तो अच्छी आएगी, तो वो लगा सकते हैं। अगर ऐसे मतलब सीट लगाएंगे नॉर्मल, तो उसमें आपको क्या पैरा डालना पड़ेगा, इसमें सीमेंटेड में डाल सकते हैं, पैरा डालना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर डालना पड़ेगा, तो आपको वो भी डालना है पैरा, सीट लगाओगे तो अक्सर क्या है, ये बहुत रिपेयर मांगता है, टूटता है, तो लोग ये डायरेक्ट सीट लगा देते हैं। सीट में कास्टिंग एक बार ही लगता है, उसके बाद चढ़ने उड़ने में दिक्कत नहीं है, इसमें तो दिक्कत आती है। अच्छा, अब हमने कंक्रीट कर दी, वो कर दी, जो साइड में आप ऐसे खंबा गाड़ने जो पर्लिन बोलते हैं, या ऐसे आपको कैंची बनाने के लिए क्या यूज करना चाहिए, आप डिपेंड करता है आप लोगों के एरिया में क्या मिलता है। अगर आपको सस्ते में बनाना है या कुछ साल बाद फिर चेंज करना है, जैसे 5 साल या 8 साल चलता है, 4-5 साल 8 साल चलता है, तो वुडन यूज कर सकते हैं, लकड़ियों का। जैसे पुराने घर में दलीन बनाया जाता है, ऐसे मतलब कैंची बनाया जाता था, वो ऐसे इस जगह में लगा सकते हैं। नहीं तो इसमें क्या आयरन का आपको शेड के हिसाब से और आपकी कैपेसिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना होता है इसका आयरन का। ये बीच का आप 10 से 15, 12 से 15 फीट के बीच में रख सकते हैं दोनों के, आप 10 से 12 से 15 हाईएस्ट, 10, 12, 15 उससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए। इसको सीमेंटेड भी कर सकते हैं पिलर, आप इसको लोहे का भी कर सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके एरिया में क्या मिलता है, आपको क्या करना है। और एक ये जो कैंची पर्लिन वगैरह, कैंची हो गया, ऐसे लगाने वाले पर्लिन हो गए, वो पहले राउंड पाइप किया जाता। अगर आपको मजबूती चाहिए तो स्क्वायर पाइप आती है, ऐसे स्क्वायर पाइप को यूज कर सकते हैं, उसकी मजबूती राउंड पाइप से ज्यादा रहती है। कॉस्टिंग में 2-4 पैसा रहता है। अगर कई जगह पे जाओगे, रैंडम माल बोलते हैं, एक कंपनी से जो निकलता है रैंडम माल, एक मिलता है अच्छा माल, दोनों का रेट अलग अलग रहता है। अगर रैंडम माल मांगोगे कहीं पे मिल जाए तो आपको बहुत कॉस्टिंग पड़ता है। प्लस आपको कहीं कबाड़ी वाले के पास भी जाओगे तो ऐसी पर्लिन वगैरह, जो कैंची वगैरह, पाइप वगैरह है, वो सस्ते में मिल जाती है। और आप अगर खरीदना चाहते हैं अपने फार्म के लिए, आसपास में जहाँ मिलता है वहाँ बोलने के रैंडम माल का क्या प्राइस है। रैंडम माल का हमेशा प्राइस सस्ता रहता है, कॉस्ट कम रहता है। रैंडम आइटम का आयरन रैंडम बोल के मिलता है, थोड़ा सा रिजेक्टेड माल जैसा रहता है, मगर सही रहता है, थोड़ा सा बैंड रहता है, इधर उधर रहता है, तो उसको आप अच्छे से चलता है। मैंने कई फॉर्म में लगाया है, उससे रैंडम माल अच्छा है, आप कबाड़ियों से भी पता कर सकते हैं। अब आते हैं इसका, मैंने दूरी सब बता दी, कॉस्टिंग क्या पड़ती है एक फॉर्म बनाने के लिए। अगर देखा जाए एरिया के हिसाब से, मैं ये कंफर्म एग्जैक्ट नहीं बोलूंगा कि आपको इतना पड़ेगा, नहीं। हो सकता है आपके यहाँ पे ईटा महंगा, हो सकता है आपके यहाँ आयरन महंगा हो सकता है आपके यहाँ लेबर महंगा, हो सकता है आपके यहाँ मैसन महंगा, हो सकता है कि आपको जो खुदाई करना है जेसीबी वगैरह वो महंगा, हो सकता है सीमेंट महंगा, डिपेंड करेगा हर चीज। तो कॉस्टिंग मैंने अक्सर देखा है बॉयलर फॉर्मों में, अक्सर मैं जहां जहां देखा हूं तो 100 से 150 रुपए स्क्वायर फीट कॉस्ट आता है, 100 रुपए से 150 रुपए पर स्क्वायर फीट। अगर 8000 का बना रहे हो, 8000 स्क्वायर फीट का आप हिसाब कर लो, इंटू 100 से 150 रुपए आपके यहाँ का आएगा। इस नियर भाई वो डिपेंड करेगा अलग अलग एरिया में कॉस्टिंग क्या आती है। अगर यही चीज बोलेंगे देहरादून में तो बहुत महंगा आएगा, 150 प्लस चला जाएगा। मैंने अभी एक दोस्त का हाल ही में बनाया है तो उसका बहुत कॉस्ट पड़ा है, क्योंकि वहाँ के आइटम बहुत महंगे थे। जैसे आपका लोहा वगैरह बहुत महंगा मिला, उसके यहाँ मैसन वगैरह बहुत महंगे थे, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा थी। हर चीज को कॉस्ट डिपेंड करता है। तो 100 से 150 के आसपास नियर बाई आता है, क्योंकि हर जगह देख के रहता है। तो ये कॉस्टिंग 100 से 150 रुपये आता है। आपको फार्म का स्ट्रक्चर बता दिया, कैसे बनाना है, क्या करना, क्या क्या ध्यान देना चाहिए। आपको स्किप न करिए, एक एक बात सुनिए। आप अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को मेल कर सकते हैं, मैंने अपना मेल आईडी नीचे छोड़ रखा है, तो उसमें मेल कर सकते हैं कि आपको कुछ ऐसा चाहिए, पॉइंट पूछिए, मैं उनका हर एक बता दूंगा, इतने से इतने फीट बनाइए। डायग्राम चाहिए उसको भेज दूंगा। तो मैं एक्चुअली मेरे पास अभी यहाँ वो नहीं है, तो मैं हाथ से ऐसे नॉर्मली बना के बता रहा हूँ। आपको हर चीज मिल जाएगा अगर बताएंगे। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं नया सब के साथ, नया चैप्टर के साथ। मेरा वीडियो देखना भूलिए मत। बाय बाय।